देखिए भौतिकी है, इससे पहले क्लास में हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में, भौतिकी का एक पार्ट है ये प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के विषय में बहुत सारा डिटेल हम इससे पिछले वाले क्लास में आपको बताए हुए थे, और हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक लिखाते हैं ताकि एक सप्ताह में आपको वो कवर हो सके, अच्छे से आप तैयारी कर सके। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके आपको लिखाते हैं, और ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाते हैं ताकि आपको देखने में बोरिंग लगे। तो इसलिए कुछ कुछ टॉपिक आप तैयारी करते जाइए। सप्ताह में 7 दिन का समय मिलता है आपको तैयारी करने के लिए। चलिए, ये तीसरा वीडियो है भौतिकी का। भौतिकी में हम आपको कहाँ से बताए हुए थे, प्रतिबिंब के बारे में बताए हुए थे। हाँ, प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब होता है और आभासी प्रतिबिंब होता है। ये इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताए हुए थे। इससे आगे बढ़ते हैं। कहता है टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण के बारे में आपको उस दिन हम कुछ बताए हुए थे। तो उसका समतल दर्पण का मतलब क्या, आईना जो हम घर में यूज करते हैं ना, वही उसी को समतल दर्पण कहते हैं। उसका विशेषता क्या होता है, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, तो जितना दूरी पर हम आईना रखते हैं ना, उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब अंदर रखता है। इसलिए हम लिख लिए हैं प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार मान प्रतिबिंब का दूरी और वस्तु का दूरी सेम होता है। आप आईना या फोटो देखते हैं, मोटा मोटी याद रखिए, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होता है। प्रतिबिंब का दूरी और वस्तु का दूरी बराबर होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। आईना के अंदर बनता है तो दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को कभी भी आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण जैसे मोटरसाइकिल में जो हेडलाइट हो या साइड मिरर हो, उसमें गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसमें कैसा रहता है, शीशा इस टाइप के रहता है। माने गोला को अगर काट के आप बनाते हैं दर्पण, दर्पण के मतलब क्या, आईना, तो वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। गोलीय दर्पण में क्या होता है, उभरा हुआ रहता है। जैसे में ये एक गोला है, ये क्या है, एक गोला है। इस गोले में से हम क्या किए हैं, बीच में से काट दिए हैं, बीच में से काट दिए। काटने के बाद क्या होता है, यहाँ अगर अंदर से रंग देते हैं, ये है ना गोला है, मान लीजिए गोला को काटे तो इस टाइप के हो गया। अगर हम अंदर से रंग देते हैं और बाहर से मुंह देखने वाला रहता है, तो ये बाहर से मुंह देखने वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। अंदर से रंगल रहेगा, अंदर से रंग दी, पेंट कर दी, तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। और बाहर से रंग दिया, अंदर से मुंह देखने वाला हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। मतलब उत्तल दर्पण क्या होगा, अंदर से रजतीत किया हुआ। रजतीत के मतलब होता है रंगना। अंदर से रंगा हुआ होगा तो उत्तल कहलाएगा, और बाहर से रंगा हुआ होगा, रजतीत किया रहेगा, तो अवतल दर्पण कहलाएगा। बात समझ गया, उत्तल अवतल में अंतर समझ गया आप, क्या होता है उत्तल और अवतल। उत्तल होता है अंदर से रजतीत किया हुआ रहता है, और अवतल होता है बाहर से रजतीत किया हुआ रहता है। क्लियर, अवतल उत्तल में समझ गया। अब इसमें बहुत सारा पॉइंट होता है, बहुत सारा बात होता है। मान लीजिए हम एक ये रेखा खींच दिए, सीधा रेखा खींच दिए, तो यहाँ पे ये गोला जो लिए हैं, तो गोला का ये केंद्र होता है। गोला का क्या होता है, केंद्र होता है। तो इसको मुख्य बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मुख्य बिंदु। और ये जो दर्पण का मध्य बिंदु, ये दर्पण है, ये भी दर्पण है, और दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसको ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको ध्रुव कहते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पे ध्रुव। अब ये है अवतल दर्पण का ध्रुव, और ये है उत्तल दर्पण का ध्रुव। तो ध्रुव का परिभाषा पूछेगा तो क्या कहिएगा, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, यहाँ लिख दिए हम ध्रुव का परिभाषा, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु। तो दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ध्रुव का परिभाषा समझ गए। अब ये जो खींचते हैं ये लाइन, इसको प्रधान अक्ष कहते हैं। ये जो लाइन खींचे हैं ये क्या कहलाता है, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष कहिए या मुख्य अक्ष कहिए, यहाँ पे लिख दिए हुए हैं मुख्य अक्ष, यहाँ पे मुख्य अक्ष कहिए या प्रधान अक्ष कहिए। आप बात समझिए, परिभाषा याद करने से मतलब नहीं होता है, बात को समझना पड़ता है। प्रधान अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, पहले ये समझिए वक्रता केंद्र क्या होता है। ये गोला है, अब गोला का जो केंद्र होता है, गोला का जो केंद्र होता है उसी को
वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब वक्रता केंद्र का अगर परिभाषा पूछेगा तो लिखेंगे गोलीय दर्पण जिस गोला से बनाते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोला से बनाते हैं उसी को केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोला से बनाते हैं उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या। बात समझिए थोड़ा, वक्रता केंद्र और त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण बनाने के लिए किसी गोले का तो उपयोग करना ही पड़ेगा। गोल का शीशा रहेगा, उसी को काट करके हम गोलीय दर्पण बनाएंगे। तो गोलीय दर्पण बनाते हैं किसी गोला से, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र, तो गोलीय दर्पण जिस गोले से बनाते हैं उस गोले का जो केंद्र होगा वो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। समझ गए वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस गोले से बनाते हैं उस गोले का त्रिज्या दर्पण का वक्रता त्रिज्या होगा। बात क्लियर? तो वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या हम आपको बता दें। प्रधान अक्ष क्या होता है? प्रधान अक्ष क्या होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाले रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ लिख रहे गोलीय दर्पण के ध्रुव से, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखा। तो ध्रुव समझ गया, इसमें 3 बात समझ गए। क्या हो गया? ध्रुव समझ गए, ये प्रधान अक्ष हो गया बुआ, ये जो लाइन हो गया वो क्या हो गया? प्रधान अक्ष। और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या, वक्रता ये त्रिज्या हुआ। और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? ये पॉइंट वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। समझ गए? चलिए बताइए ध्रुव क्या होता है? हम शुरू से बताते हैं। ध्रुव वक्रता, ध्रुव दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाले रेखा को, सरल रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। इससे आगे देखते हैं। अब इससे आगे क्या देखना है हमको? सॉरी, अवतल उत्तल। उत्तल क्या होता है? अंदर से रंगा हुआ रहता है और अवतल बाहर से रंगा हुआ रहता है। बात समझ गए? अब आगे देखते हैं फोकस के बारे में। देखिए क्या है, ये है टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण की फोकस और फोकस दूरी। यानी कि देखिए गोलीय दर्पण में बहुत सारा, हम आपको क्या बताया? प्रधान अक्ष बताए, ध्रुव बताए, वक्रता त्रिज्या बताए, वक्रता केंद्र बताए। अब 2 चीज़ आपको, वक्रता केंद्र तो बता चुके हैं। अब एक चीज़ है फोकस दूरी। फोकस दूरी और फोकस, ये आपको जानना है। तो ये क्या होता है? गोलीय दर्पण का फोकस और फोकस दूरी क्या होता है, ये समझिए। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? पहले तो ये बताइए आप। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ये क्या है? अवतल। ये क्या है? अवतल। बाहर से रंगा हुआ है अवतल, और ये अंदर से रंगा हुआ है क्या है? उत्तल। ये क्या है? उत्तल। अब देखिए क्या है, अब आपको फोकस के बारे में हम बताना है। फोकस, तो यहाँ लिखा अवतल दर्पण का फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। उत्तल दर्पण का फोकस प्रधान अक्ष पर, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, बात सेम होता है वह बिंदु है जहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। दोनों सेम बात है, थोड़ा सा अंतर है, उसी अंतर को आपको पकड़ना है। फोकस होता क्या है? देखिए फोकस होता क्या है? फोकस होता क्या है कि देखिए ये दर्पण है अवतल, यह है उत्तल। तो अवतल दर्पण का फोकस क्या है? प्रधान अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जाती है, ये मान लीजिए किरण प्रधान अक्ष के समांतर गए, ये प्रधान अक्ष है, तो प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई किरण, प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण आती है दर्पण से, ये दर्पण पर टकराया, अब आर पार तो नहीं जाएगा ना, टकरा के तो वापस आएगा। तो टकरा के
वापस आते हुए प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही फोकस कहलाता है। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? प्रधान अक्ष के समांतर जब किरण आती है, प्रधान अक्ष के समांतर जब किरण आती है तो परावर्तन के बाद, माने टकराने के बाद, अब प्रधान अक्ष को, वो ये है आपको प्रधान अक्ष, ये क्या है? प्रधान अक्ष, समझिए। यहाँ पर सी होता है कि नहीं? अरे ये मान लीजिए ऐसे गोला होगा, इस प्रकार के मान लीजिए ये गोला होगा, तो जो बीच में केंद्र होगा वही ना सी होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो वो सी, मान लीजिए इधर ये गोला होगा, ये ऐसे मान लीजिए ये गोला है, ये गोला होगा, तो ये वाला तो लाइन खींचे, ये तो प्रधान अक्ष हुआ। यहाँ पर मान लीजिए ये केंद्र में, ये केंद्र है, तो यहाँ केंद्र पर सी होगा। जो गोला का केंद्र होता है वही ना सी होता है। वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं, नहीं लिखे थे वहाँ पे लिख लीजिएगा। तो फोकस का मतलब समझ गया। प्रधान अक्ष के समांतर जब किरण जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु दर्पण का फोकस कहलाता है। वो बिंदु दर्पण का क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। बात समझ गया? अब उसके बाद फोकस दूरी क्या होता है? फोकस और ध्रुव, इस दोनों के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए, हालांकि दर्पण में किसी भी चीज़ का दूरी नापा जाता है तो ध्रुव से ही नापा जाता है। बात समझ गए? अब उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? प्रधान अक्ष के समांतर जब किरण जाती है दर्पण से परावर्तन के बाद, तो बुआ यहाँ पे दर्पण से परावर्तन होगा तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, तो प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काट के आती हुई प्रतीत होती है, लगे कि काट के आया है, तो वो उत्तल दर्पण का फोकस। इसमें परावर्तन के बाद मिलती है, ऐसे परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। देखिए, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर किरण गया और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर जिस बिंदु से लग रहा है ना कि इधर यहाँ टकरा, इधर चला गया, ये किरण किधर चला? टकरा के इधर चला गया, लेकिन लग रहा है कि इधर से टकरा के आया प्रधान अक्ष को। तो प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है तो उत्तल दर्पण का फोकस, अब काटती है तो अवतल दर्पण का फोकस। बात समझ गया? प्रधान अक्ष ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी में तो आपको दिक्कत नहीं होगा। फोकस दूरी अगर पूछेगा तो क्या कहिएगा? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब फोकस किसे कहते हैं? बात एकदम ध्यान से, एकदम आंख बंद करके सुनिएगा। अवतल दर्पण का फोकस प्रधान अक्ष पर वह बिंदु है, प्रधान अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है। मोटा मोटी याद रखिए, जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है। बात समझ गया? जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है, चित्र से याद रखिए, जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह क्या कहलाती है? फोकस, अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का, जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है तो उत्तल दर्पण का फोकस, और काटती है तो अवतल दर्पण का फोकस। समझ गया? अब फोकस दूरी क्या होता है? ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। आगे देखते हैं। देखिए क्या है? गोलीय दर्पण के लिए किरण रेख, जैसे गोलीय दर्पण, अवतल, उत्तल, जब भी हम कभी भी कहेंगे गोलीय दर्पण का बात करेंगे तो आप समझिए कि उत्तल और अवतल की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए किरण आरेख की रचना करना है। तो किरण आरेख देखिए क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुआ। ये 4 पॉइंट है, ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आएगा क्लास, आप समझिएगा। तो गोलीय दर्पण, जैसे मान लीजिए ये क्या है? अवतल दर्पण। ऐसे हम अगर काट देते हैं इसे तो ये क्या है? अवतल। और ये क्या है? उत्तल दर्पण।
ये क्या है? उत्तल दर्पण। अगर हम ऐसे खींचते हैं तो ये प्रधान अक्ष, इसका ये बीच में खींच देते हैं, ये प्रधान अक्ष हो गया, दोनों का प्रधान अक्ष हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए ये गोला के सी हो गया वक्रता केंद्र, और यहाँ पे एफ हो गया, किसी भी इधर हो गया क्या, एफ हो गया, और इधर हो गया सी, ये दोनों का दूरी समान रहता है बुआ। तो देखिए यहाँ क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर। अगर गोलीय दर्पण की बात करें तो इस टाइप के आप बना लीजिए, एफ दे दीजिएगा, पी से जितना दूरी पर एफ दीजिएगा उतना ही दूरी पर सी दीजिएगा, समझ गया। यानी कि मान लीजिए ये पी है मध्य बिंदु, ये भी पी है, तो पी से जितना दूरी पर एफ उतना ही दूरी पर सी, ये दे दिए। अब सवाल कहता है मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण आती है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण आती है तो कैसे परावर्तित करेगी, ये बात तो आपको याद रहना चाहिए ना। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर, मान लीजिए कि ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है मुख्य अक्ष, इसके समांतर अगर किरण आती है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण आती है तो कभी भी फोकस से होके गुजरेगी, कभी भी कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से। बस इतना बात आपको ध्यान रखना है। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो फोकस से होके गुजरती है, बात समझ गया। अवतल दर्पण में ये हो गया, उत्तल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो क्या फोकस से गुजरेगी, नहीं, लगेगा कि फोकस से होकर के आया है, तब फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, समझ गया। अवतल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तब फोकस से गुजरती है। उत्तल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, इससे होकर गुजरेगा नहीं, इधर जाएगा नहीं प्रकाश, इधर जाएगा। जैसे इधर देखने वाला, मान लीजिए ये आईना है, ऐसे ऐसे मान लीजिए ये है अवतल दर्पण, इधर रंगा हुआ है, तो इधर मुंह देखेंगे तो आर पार थोड़ी जाएगा, ये तो रंगा हुआ है, आर पार तो जाएगा नहीं। तो या टॉर्च ही बारेंगे तो आर पार तो जाएगा नहीं, तो प्रकाश क्या होगा, ऐसे गुजरेगा, ऐसे। आप देखिए ना, कभी भी ऐसा टेढ़ वाला आईना पर बारेगा टॉर्च, तो इधर छितरा के इधर भागेगा, इस पर प्रकाश है इधर छितरा के भागेगा, तो इस प्रकार से लगेगा कि फोकस से होकर गुजरा, बात समझ गए। अगर आपको पूछेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण आती है तो कैसे गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। उत्तल दर्पण में क्या होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, हो गया। तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर लिख लीजिएगा, यहाँ पे फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, यहाँ पे फोकस से आती प्रतीत होती है, हो गया। अब देखिए अगर फोकस की दिशा में किरण आएगी, मान लीजिए ये है अवतल दर्पण और ये क्या है, उत्तल दर्पण। हम बताए हैं कभी भी अवतल उत्तल बनाइएगा तो प्रधान अक्ष ये P दे दीजिएगा, यहाँ पे F दे दीजिएगा और यहाँ पे C दे दीजिएगा। यहाँ भी प्रधान अक्ष ये P हो गया, यहाँ पे F हो गया, यहाँ पे C हो गया, ये पॉइंट दे दीजिएगा। अब फोकस की दिशा है, मान लीजिए कि इधर आया, फोकस की दिशा में ऐसे किरण आया, टकराया, तो कैसे होगा, तो प्रधान अक्ष के समांतर गुजर जाती है। क्या हो जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर। कभी भी अगर फोकस की दिशा में किरण आएगा, फोकस से गुजर कर टकराया तो प्रधान अक्ष के समांतर चला जाएगा। यहाँ भी मान लीजिए ऐसे आया, फोकस की दिशा में, लग रहा है ना कि फोकस की दिशा में आया है, तो कैसे जाएगा, ऐसे गुजर जाएगा, ऐसे किरण आया, टकरा के ऐसे चला गया, समझ गए। तो फोकस से होकर, फोकस की दिशा में आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर, फोकस की दिशा में आपतित किरण कैसे होता है, प्रधान अक्ष के समांतर जाती है। अब है वक्रता केंद्र की दिशा में, यह है अवतल, यह है उत्तल, यह है प्रधान अक्ष दे दिए। अब यहाँ अवतल, ये बाहर से रंग देते हैं, ये अंदर से रंग देते हैं, ये P, ये हो गया F, ये हो गया C, यहाँ हो गया क्या F, यहाँ हो गया C। चलिए वक्रता केंद्र की दिशा, वक्रता केंद्र क्या है, ये है, वक्रता केंद्र ये है। तो इसके दिशा में अगर किरण आया तो मान लीजिए ऐसे आया गया, तो उसी पथ पर लौट जाती है। वक्रता केंद्र में जो आती है किरण, वक्रता केंद्र की दिशा में आती किरण उसी पथ पर लौट जाती है। तो यहाँ लिख दीजिए उसी पथ पर लौट जाती है, उसी पथ पर लौट जाती है। वक्रता केंद्र की दिशा में आती किरण क्या होता है, उसी पथ पर लौट जाता है। ये ध्रुव है P, यहाँ ये क्या है, उत्तल दर्पण, ये है P ध्रुव, ध्रुव के दिशा में। तो ध्रुव के दिशा में ऐसे आया, ऐसे, यहाँ पे मान लीजिए ये F है, ये C है,
ये क्या है एफ है और ये क्या है सी। तो ध्रुव के दिशा में किरण आती है तो जितना आपतित किरण होता है ना उतना ही कोण बना करके परावर्तित कर जाती है। यानी ये परावर्तन के नियम को पालन करता है। किसका नियम पालन करता है? परावर्तन के नियम का पालन करता है। आर और आई परावर्तन के नियम का पालन करता है। तो इस प्रकार से आपको किरण आरेख बन जाएगा। एक बार देख लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से गुजर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से, चित्र आपको लिख दिए हैं। अगर फोकस की दिशा में तो मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस की दिशा में आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर। वक्रता केंद्र की दिशा में उसी पथ पर लौट जाएगी। वक्रता केंद्र की दिशा में आई फिर से उसी पथ पर लौट गई। अध्रुव की दिशा में आएगी तो परावर्तन के नियम का पालन करेगी। इस प्रकार से आपका हो गया। इसके बाद हम अगला क्लास में आपको बताएंगे कि आर बराबर वक्रता केंद्र और फोकस में संबंध, ये बताएंगे। इसका आपको इतना कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम अगला क्लास में आपको बताएंगे। देखिए आप इसमें थोड़ा कंप्लीट किया कीजिए, हमेशा आप पढ़ा कीजिए, इसको बनाइएगा, इसको 2-3 बार देखिए, आगे बहुत काम आएगा अगला क्लास में इसको। तो तब तक के लिए जय हिंद।